आय विधि कहलाता है। ठीक है, आय विधि की डिफिनीशन क्या होती है? उत्पादन के साधनों को मिलने वाले प्रतिफल का योग आय विधि कहलाती है। यानी उत्पादन की प्रक्रिया में जितने उत्पादन के संसाधन कार्य करते हैं, उन संसाधनों को जो रिवॉर्ड मिलता है, जो पुरस्कार मिलता है, ठीक है, और ये पुरस्कार हो सकता है कि इन द टर्म ऑफ कमोडिटी हो। मैंने देखा गांव में क्या होता है, गांव में काम करता है, उसके बाद अनाज दे दिया जाता है, कटाई करता है, कटाई करेगा, अनाज ले लेगा, तो इनको मुद्रा में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, यानी उनके मिले हुए या प्राप्त किए गए पुरस्कार का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा? आपका नेशनल इनकम कहलाएगा, बाय द इनकम मेथड कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई जो उत्पादन का साधन है, उत्पादन का साधन रिवार्ड पाता है, रिवार्ड पाता अगर मनी में पाता है तो वेरी गुड, लेकिन अगर इन द टर्म ऑफ मनी नहीं पाता है, वो वस्तु के रूप में पाता है। जैसे मैंने बोला ना कि आज भी गांव की अर्थव्यवस्था में मुद्रा नहीं देते, अनाज जैसे फसल हम लोग कटवाते हैं तो फसल कटवाने के बाद क्या होता है कि 12 डलिया एक किसान ले लेता, 13वीं डलिया मजदूर ले लेता है, ऐसा होता है। तो वहां पर आज हम देखते हैं तो उसको भी हमको कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको एज अ मॉनेटरी टर्म में करना पड़ेगा, यानी एक उसकी यूनिट होना अनिवार्य है। ठीक है, मान लीजिए आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स हो, आपको बेनिफिट हो मुद्रा के रूप में ना दिया जाए, आपको शेयर बढ़ा दिया जाए, तो जो शेयर बढ़ाए गए हैं, ठीक है, उन शेयर का मौद्रिक मूल्य निकाल करके आपको काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि इनकम मेथड के अंतर्गत आपको जो भी रिवार्ड प्राप्त थे, उस रिवार्ड का मॉनेटरी जो आपके पास मनी टर्म में आपका कन्वर्ट करने के बाद जो कुछ आता है, उसे हम आय या इनकम मेथड से नेशनल इनकम काउंटिंग करते हैं या कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे पहला आता है जो सबसे पॉपुलर है आपका मजदूरी, ठीक है, या वेतन। मैंने इसको आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि मजदूरी, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेज कहते हैं। वेज अधिकतर शारीरिक कार्य का प्रतिफल होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? वेतन, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में सैलरी कहते हैं। इसमें एक मनुष्य का मानसिक श्रम बहुत अधिक यूज होता है। मेंटल जो आपके पास लेबर होता है वो इसमें ज्यादा इंक्लूड होता है, इसलिए उसके रिवार्ड को हम इकोनॉमिक टर्म में सैलरी कहते हैं। ठीक है, तो नेशनल इनकम काउंटिंग मेथड के अंतर्गत श्रमिकों और प्रबंधनकर्ताओं द्वारा सभी प्रकार की मजदूरी और वेतन जो उत्पादन क्रिया करके कमाते हैं, उनको ऐड करके निकाला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे मान लीजिए हमने ओवर टाइम किया है, तो ओवर टाइम के प्रतिफल में हमको क्या मिल रहा है, इसी के साथ ही हमको भविष्य निधि, बीमा आदि कितना होता है, इन सब को हम लोग क्या करते हैं, कितना होता है, इनको काउंट करके हम निकाल सकते हैं कि हमारी नेशनल इनकम कितनी हुई है। तो इस प्रकार आपका मजदूरी और वेतन इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, जो इसमें से मनी टर्म आप फ्यूचर के लिए रख रहे हो, जैसे मान लीजिए मेरे सैलरी से LIC पॉलिसी कट रही है, तो इस LIC पॉलिसी वाला जो मुद्रा होगा, इसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, किसमें? इसको देखो, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में तो जोड़ेंगे, ठीक है, लेकिन नेट जो आपके पास पर्सनल इनकम होती है उसमें, यानी जिसको हम लोग कहते हैं व्यय योग्य आय होती है, उसमें नहीं जोड़ेंगे। नेशनल इनकम में तो जोड़ा जाएगा, देखिए उस इनकम को आपने प्राप्त किया, लेकिन अगर मैं एक्सपेंडिचर जो आपका पास व्यय योग्य आय है उसमें इसे नहीं जोड़ा जाता। दूसरा आपका आता है रेंट। मैं आपके साथ ये सारे पॉइंट डिस्कस कर चुका हूं। रेंट, किराया, ठीक है, किराए के अंतर्गत भूमि का किराया, पहला पॉइंट याद रखिएगा, भूमि में रेंट मिलता है। आपके पास कोई दुकान है, दुकान का रेंट मिलता है। आपके पास मकान है, मकान का रेंट। फिर फैक्ट्री है,
फैक्ट्री का रेंट, फिर उसके बाद क्या होता है, ऐसी सभी परिसंपत्तियों का अनुमानित किराया जिन्हें मालिक स्वयं इस्तेमाल करते हैं, इनको नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो रेंट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, कि रिवार्ड चाहे वो भूमि से हो, चाहे मकान से हो, चाहे दुकान से हो, चाहे फैक्ट्री से हो, इनके एवज में जो पुरस्कार मिलता है हम उसको रेंट के रूप में जानेंगे और उसको नेशनल इनकम काउंटिंग मेथड के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। थर्ड है आपका ब्याज। ठीक है, ब्याज किसका प्रतिफल है? मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो ब्याज होता है वो पूंजी का प्रतिफल है। ठीक है, ब्याज किसका प्रतिफल है? पूंजी का प्रतिफल है। ठीक है, तो ब्याज, इसमें देश के व्यक्तियों द्वारा विभिन्न स्रोतों से ब्याज को शामिल किया गया है। ठीक है, आप किसी व्यक्ति को उधार पैसा देते हैं तो उससे मिलने वाला ब्याज, किसी कंपनी को उधार देते हैं उससे मिलने वाला ब्याज, एफडी में आपने पैसा लगाया उससे मिलने वाला ब्याज, यानी जितने प्रकार के ब्याज होते हैं उन सारे ब्याज को इसमें इंक्लूड किया जाता है। इसमें किसी व्यापारी द्वारा अपने कार्यों में जो निजी पूंजी लगाई जाती है या उसे उधार नहीं लेता उसका भी अनुमानित ब्याज जोड़ा जाता है। यह पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, सपोज दैट मैंने एक फैक्ट्री बनाई है, ये फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री में मैंने क्या किया, लोन लिया है, लोन लिया 10,000 रुपये का और 10,000 पे मुझे ब्याज देना, लेकिन ये लैंड मेरे खुद की लैंड थी, तो इस लैंड का टेंटेटिव रेंट कितना होगा? मार्केट प्राइस तो आपको बताएगा ही बताएगा कि बाजार में अगर इस प्लॉट पर मैं अपनी कंपनी ना लगाता तो मुझे कितना ब्याज मिलता। ठीक है, मैं अपनी कंपनी ना लगाता तो कितना ब्याज मिलता वो मैं काउंट कर सकता था। सपोज दैट इस पर मुझे 5,000 का ब्याज मिलता तो ये 5,000 भी आपके नेशनल इनकम के काउंटिंग में ऐड किए जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट है लाभांश। चौथा पॉइंट है लाभांश। लाभांश क्या होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाभांश, जैसे हम लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी में हमने पैसे लगाए हैं। ठीक है, कोई कंपनी है और उस कंपनी में हमने पैसे लगाए हैं। एक मिनट, हम लोग 3 लोग मिलकर के एक कंपनी खोले जिसमें एक व्यक्ति ने 100 रुपए लगाया, दूसरे व्यक्ति ने 100 रुपए लगाया और तीसरे व्यक्ति ने भी 100 रुपए लगाया, तो 100 + 100 + 100 तो कितना हो गया? 300। ठीक है, अब मान लो इस कंपनी ने कितना लाभ कमाया? 90 रुपए लाभ कमाया। ठीक है, सारे एक्सपेंडिचर को निकालने के बाद 90 रुपए लाभ होता है। तो ए व्यक्ति को कितना लाभ मिलेगा? 30 रुपए। बी व्यक्ति को कितना लाभ मिलेगा? 30। सी व्यक्ति को कितना लाभ मिलेगा? 30। तो ये जो लाभांश आपको मिला है, क्योंकि आप इस समय कैपिटल मार्केट में काम करते हो और आप अपने किसी कंपनी में पैसा लगाते हो, तो उस कंपनी में पैसा लगाने के बाद कुछ न कुछ आपको लाभ मिलता है। तो इस देश के जितने नागरिक हैं वो अपने लाभांश को भी नेशनल इनकम के काउंटिंग के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेशनल इनकम काउंटिंग के अंतर्गत लाभांश को जोड़ा जाना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो लाभांश समझ में आया, चाहे वो शेयर बाजार से लाभांश हो, चाहे वो किसी कंपनी में या कोई ऐसे प्रोजेक्ट में हमने अपने पैसे को लगाया है और वहां से हमको बेनिफिट मिल रहा है, तो उस पैसे को भी हम लोग जोड़ेंगे और वो नेशनल इनकम का पार्ट होता है, इसे लाभांश कहते हैं। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि सर, अगर कोई व्यक्ति घर बैठे अपने पैसे को शेयर बाजार में लगाता है, घर बैठे अपने पैसे को शेयर बाजार में लगाता है, ना तो वो शारीरिक मेहनत करता है और ना ही मानसिक मेहनत करता है, परिणाम स्वरूप सुबह
उसने 100 रुपए लगाया और शाम को उसको 200 रुपए मिल जाते हैं। किस पे? शेयर मार्केट में। तो ये जो 200 रुपए, क्या इसने ना तो इसमें शारीरिक श्रम किया और ना ही इसने मानसिक श्रम किया, तो क्या ये श्रम जोड़ा जाएगा? हाँ, ये लाभांश जो उसे 100 रुपए मिला है, इसे हम नेशनल इनकम में जोड़ेंगे। ठीक है, तो लाभांश जो होता है किसी व्यक्ति को, उस लाभांश को नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है। चलो, ये पॉइंट भी हमको क्लियर हो गया कि जीएनपी में कंपनी के शेयर होल्डर्स द्वारा, जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं आपके कंपनी के, शेयर होल्डर्स द्वारा मिलने वाले लाभांश को ऐड किया जाता है। अगला पॉइंट है आपके अवितरित निगम लाभ, जिसको कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट। कॉर्पोरेट प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अब ये पॉइंट टर्मिनोलॉजी बहुत यूज की जाती है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, ये क्या होता है? इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अवितरित लाभ। अवितरित लाभ, ठीक है, या अवितरित निगम लाभ। कैसे? मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट में हम 3 लोग मिलकर के पैसा लगाते हैं। 1000 एक व्यक्ति ने पैसा लगाया, दूसरे व्यक्ति ने 1000 लगाया, तीसरे व्यक्ति ने 1000 लगाया। तो तीनों व्यक्ति मिलकर के 1-1000 रुपए लगाते हैं। तो तीनों व्यक्तियों द्वारा लगाया गया पूंजी 3000 है। मान लीजिए इस कंपनी को फायदा हो जाता है कितने का? 4000 रुपए का। ठीक है, 4000 का हो जाता है, या इस कंपनी को फायदा हो जाता है सपोज दैट 6000 का। तो आप कहोगे कि तीनों के मध्य 2-2000 रुपए बट जाने चाहिए, ठीक है, लाभांश के रूप में। लेकिन कंपनी कभी ऐसा डिसीजन नहीं लेती है। कंपनी क्या करती है कि इसमें से कुछ पैसा, मान लीजिए 3000 रुपए अवितरित लाभ के रूप में एक जगह पर फंड के रूप में रख देती है। एक जगह पर फंड के रूप में रख देती है। किस लिए? कंपनी पे कोई आपदा पड़ जाए, कच्चे माल की आवश्यकता पड़ जाए, तो इस फंड पे रखे हुए एक ऐसा लाभ का पार्ट जो हम किसी भी अपने शेयर होल्डर्स को नहीं देंगे। कंपनी की आवश्यक गतिविधियों को संपादित करने के लिए इस प्रकार के फंड का प्रयोग किया जाता है। तो ये लाभ जो होता है, अब हमारे पास कितना लाभ इसमें से बचा? अब इसमें से 3000 लाभ बचा। 3000 तो कंपनी ने एक तरफ कर दिया। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था कंपनी को? कंपनी को टोटल प्रॉफिट हुआ 6000 का। 6000 में कंपनी ने क्या किया कि 3000 काट करके एक तरफ कर दिया। ठीक है, 3000 काट करके एक तरफ कर दिया और 3000 रुपए को अपने शेयर होल्डर्स के मध्य वितरित कर दिया। सपोज दैट, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं कैसे अवितरित लाभ होता है। मान लीजिए एक क्रिकेट मैच होता है जिसमें क्या होता है, 11000 रुपए की बेट लगी होती है, 11,000 की। अगर क्रिकेट मैच ए टीम जीतती है तो आपका कहना होगा कि सर सभी खिलाड़ियों को 1-1000 रुपए का रिवार्ड दे देना चाहिए। लेकिन एक अच्छी कंपनी की स्ट्रेटजी कभी ऐसा करने को अलाउ नहीं करेगी। अगर आप भविष्य में इस तरह का प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना चाहते हो तो आपको करना क्या होगा? आपको करना क्या होगा कि इसमें से लगभग 5000 रुपए निकाल करके उस अपने क्रिकेट क्लब के लिए रखना होगा, ताकि इस 5000 रुपए से आपको आवश्यक इंस्ट्रूमेंट को परचेज कर सको। जैसे बल्ला टूट गया उसको ले सको, ग्लव्स ले सको, पैड ले सको, जूते ले सको, या इवन किसी को इंजरी हुई है तो उसका इलाज कर सको। तो एक कंपनी जो लॉन्ग टर्म पर चलना चाहती है वो कभी भी अपने पूरे पैसे को अपने शेयर होल्डर्स के मध्य जो भले लाभ के रूप में प्राप्त हुआ है वितरित नहीं करना चाहेगी, बल्कि उसका एक पार्ट अवितरित लाभ के रूप में निकाल करके रख लेगी। अब बाकी बचे हुए 6000 रुपए को अपने इन खिलाड़ियों के साथ, जो 11 खिलाड़ियां हैं, इनके मध्य वितरित करना उचित समझेगी। तो जो ये अवितरित लाभ के रूप में रखा जाता है,
जो 5,000 ये भी नेशनल इनकम में जोड़ा जाएगा। वितरित लाभांश तो मैंने आपको बताया कि लाभांश जोड़ा जाता है, बट अवितरित लाभ, ऐसा लाभ जो कंपनी अपनी भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप लाभ से ही एक पार्ट निकाल करके रख लेती है, उसे हम लोग अवितरित लाभ कहते हैं, उसको भी नेशनल इनकम के अंतर्गत जोड़ा जाता है। तो ये भी इनकम मेथड का एक इंपॉर्टेंट पहलू बन जाता है। नाउ द नेक्स्ट है आपका मिश्रित आय, जिसको कहते हैं मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम, मिश्रित आय। मिश्रित आय क्या होती है? इसमें क्या होता है कि इसमें छोटे उद्योग धंधों में लगे लोग, छोटे उद्योग धंधों में लगे जो लोग होते हैं, तो छोटे उद्योग धंधों में या साझेदारियों में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, आपने देखा होगा इस समय लोग, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, क्या करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि आप स्किल ओरिएंटेड जॉब पर बात करिए, काम करिए। तो इन स्किल ओरिएंटेड वर्क से जो इनकम आप जनरेट करते हो, उस इनकम को हम लोग मिक्स्ड इनकम की कैटेगरी में रखते हैं। चाहे वो छोटे उद्योग से हो, चाहे हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी साझेदारियों से हो। छोटी छोटी साझेदारियों का मतलब होता है कि एक बाजार में हम गए, देखे अमरूद ट्रक से उतर रहा है, हमने 10 कुंटल अमरूद खरीद लिया, उसको शाम तक बेचे और अपने पार्टनर के साथ पैसे बांट लिए। तो ये छोटी छोटी साझेदारियां हुई कि एक दिन में ही साझेदारी प्रारंभ हुई और एक दिन में ही साझेदारी समाप्त हो गई। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होती है, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो मिक्स्ड इनकम से जो होती है, इसको भी हम लोग नेशनल इनकम के अंतर्गत काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाता है आपके पास डायरेक्ट टैक्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा। डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है, वही व्यक्ति कर का भुगतान करता है। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड नोटेबल भी है कि जिस व्यक्ति पर इस प्रकार का कर लगाया जाता है, वही व्यक्ति इस कर को चुकता करता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिस व्यक्ति को कर के दायरे में लाया जाता है, वो व्यक्ति उस कर को किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर शिफ्ट कर देता है, किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर शिफ्ट कर देता है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट टैक्स, सपोज दैट हमने एक बताया कि एक मकान है, उस मकान के ऊपर हमने लगाया, तो मकान के ओनर्स के ऊपर लगाया कि आपके ये मकान है, इस पर हम टैक्स लगाएंगे, वो किसी के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अगर इफ वो रेंट पे कर दिया तो निश्चित रूप से उनका टैक्स क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। एक हमने ठेले वाले पे है, आप बाजार जाते होगे, बाजार में देखोगे चुंगी लगती है। चुंगी एक प्रकार का लोकल कर होता है जो स्थानीय प्रशासन द्वारा बनाया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता और समाप्त हो जाता है। चुंगी एक प्रकार का कर है, याद रखिएगा। ठीक है, आपको लगता होगा ये एक मार्केट स्ट्रेटजी होती है, उस मार्केट को ऑपरेट करने का तरीका होता है जो लोकल स्थानीय गवर्नेंस के अंतर्गत लगाया जाता है। और स्थानीय गवर्नेंस आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते होंगे। तो स्थानीय सरकारें क्या होती हैं, जैसे ग्राम पंचायत। ठीक है, जिला, आपके पास जो ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक स्तर की समितियां होती हैं, वो स्थानीय आपके पास होती हैं, प्रशासन या सरकारें कहलाती हैं। तो स्थानीय सरकारें ऐसा काम करती हैं कि वो कुछ टैक्स बनाती हैं और उस टैक्स को लगाती हैं, उससे रिसोर्स को जनरेट करती है, वो चुंगी कहलाता है। ठीक है, आवश्यक नहीं कि चुंगियां सभी जगह लगे। ठीक है, वो उसकी लोकल गवर्नेंस क्या कहती है, आपने देखा होगा कभी कभी मेला होता है तो मेले में दुकानदार जो होते हैं उनसे लिया जाता है कि आपको अगर यहाँ पे स्टॉक लगाना है तो आपको 200 रुपये देना पड़ेगा, इसी तरह चुंगी। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत क्या होता है, जैसे इनकम टैक्स है, अगर
आप इतना अर्न करते हो तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। आप किसी के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप इतनी इनकम आपने 10 लाख रुपये कमाए हैं तो 10 लाख पर आपको मान लीजिए 20,000 टैक्स देना, तो आपको देना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है, सपोज दैट हमने आलू के ठेले पर टैक्स लगा दिया, ठीक है, आलू के ठेले ने क्या किया, उस टैक्स को शिफ्ट कर दिया किस पे, ग्राहक पर शिफ्ट कर दिया, आलू का रेट उसने बढ़ा दिया। तो जब टैक्स शिफ्टेबल होता है, ठीक है, जब टैक्स शिफ्ट हो सकता है, तो उस प्रकार के टैक्स को हम लोग कौन सा टैक्स कहते हैं, उसे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिस व्यक्ति पर हम लोग टैक्स लगाते हैं वही व्यक्ति उस टैक्स का भुगतान भी करता है। तो डायरेक्ट टैक्स जो आपका होता है ये क्या कहते हैं, व्यक्तियों, डायरेक्ट टैक्स व्यक्तियों, निगमों और अन्य व्यवसाय पर लगाए गए कर होते हैं। और अन्य व्यवसाय पर कौन लगाती है, सरकार लगाती है। और जो ये टैक्स कलेक्ट होता है इसको भी आप जीएनपी में या एनएनपी में जोड़ेंगे। ये पॉइंट याद रखना कि एनी टैक्स यानी एनी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, केवल डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं कि डायरेक्ट टैक्स जो सरकार लगाती है उससे जो कलेक्शंस होते हैं उन टैक्स कलेक्शंस को भी हम लोग नेशनल इनकम के अंतर्गत काउंट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टैक्स है परोक्ष कर, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिस व्यक्ति पर हम टैक्स लगाते हैं वो किसी अन्य व्यक्ति पर टैक्स को शिफ्ट कर देता है। ठीक है, मैंने बोला एक कंपनी पर, हमने जूता बनाने वाली एक कंपनी है, ठीक है, एक ये सूज एक फैक्ट्री है, ये एक सूज फैक्ट्री है, इस सूज फैक्ट्री पर हमने 10,000 रुपए का टैक्स लगा दिया, सरकार ने 10,000 रुपए का टैक्स लगा दिया। तो इस सूज फैक्ट्री पर 10,000 का टैक्स लगा दिया गया। 10,000 का टैक्स लगाने के बाद अब ये कंपनी वाला क्या करेगा, टैक्स 10,000 रुपए सरकार को दे दिया, पेड बाई कंपनी ओनर, पेमेंट डन हो गया। अब ये क्या करेगा, जो जूता इनके यहाँ 900 रुपए का था उसमें उसने क्या किया कि 100 रुपए बढ़ाना चालू कर दिया। लो, तो ये जो 10,000 रुपए है ये किससे वसूल लेगा, ये ग्राहकों से वसूल लेगा। ठीक है, तो कंपनी पे लगा, कंपनी ने पेमेंट कर दिया, लेकिन इसने ग्राहकों से इस कर को वसूल लिया और अपनी भरपाई कर लिया। तो इस प्रकार जितने भी हमारे परोक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते हैं, जैसे कि आपका एक्साइज ड्यूटी जिसे हम लोग उत्पादन शुल्क कहते हैं, एवं बिक्री कर, इन करों की वस्तुओं की कीमतों में ही शामिल कर दिया जाता है, लेकिन ये सारा पैसा सरकार के खजाने में चला जाता है। ठीक है, तो जब सरकार के खजाने में चला जाता है तो इसे हम लोग क्या करते हैं, उत्पादन के साधनों को प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, ये टैक्स क्या होता है, सरकार के खजाने में चला जाता है, तो इससे प्राप्त आय सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जोड़ा जाता है। यानी जितना इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में सरकार ने कलेक्शंस किया है उन कलेक्शंस को भी गवर्नमेंट को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बात क्या हो गई कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों प्रकार के टैक्स सरकार ने जो इम्पोज किए हैं और अर्थव्यवस्था से वसूल किए हैं उनको ऐड किया जाएगा जीएनपी के अंतर्गत। अब अगली बात आती है जो आपने बार बार पढ़ा और मैंने आपको पढ़ाया, और वो है मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास, ठीक है, जिसे हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पूंजी की घिसावट कहते हैं। पूंजी की घिसावट कहते हैं। ठीक है, तो पूंजी की घिसावट क्या होती है कि जब हम कोई मशीन हमारी चलेगी तो निश्चित रूप से टूट फूट होगी,
ठीक कुछ दिन बाद उसकी उम्र समाप्त होगी। तो निश्चित रूप से ऐसी कोई ना कोई हमारे पास क्या होता है, परिसंपत्तियां हैं, जो पूंजी हैं, वो पूंजी परिसंपत्तियां नष्ट होंगी, तो खराब होंगी, तो इसके मूल्यह्रास को हम कह सकते हैं। और ये उत्पादन साधनों की आय का भाग न होने के कारण सकल राष्ट्रीय उत्पाद में इसको भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, लगता तो है कि वास्तव में हमारे पास देखो, जैसे एक मशीन है, ये मशीन हमारे पास 10,000 की मशीन है, इस 10,000 की मशीन से 5 लाख का आपने काम कर लिया है। ठीक है, तो लेकिन इसको आपने क्या किया, नहीं ध्यान दिया, ये भी मशीन 5 लाख के उत्पादन के साथ नष्ट हो गई है। ठीक है, तो इस टूट फूट गिरावट को भी हम लोग नेशनल इनकम के अंतर्गत क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो सम्मिलित किया जाना अनिवार्य हो जाता है। तो ये आपने देखा जो हमारे पास मेन पॉइंट थे। अब हमारे पास आ जाते हैं विदेशों से अर्जित शुद्ध आय। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो जीएनपी होती है उससे एनएनपी निकलती है, जीएनपी होती है उसमें जीडीपी होती है, प्लस एक्स माइनस एम होता है। जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम होता है। तो ये एक देश के अंतर्गत उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य होता है। ठीक है, एक्स माइनस एम निर्यात तथा आयात होते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं, ये जो आपका पार्ट है इसे हम विदेशों से अर्जित आय कहते हैं। विदेशों से अर्जित आय कहलाती है। ठीक है, तो विदेशों से अर्जित आय को हम लोग कैसे कहेंगे कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जितना हम विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं और जितना हम देते हैं उसका अंतर हमारे पास क्या कहलाता है, नेशनल इनकम कहलाता, वो विदेशों से प्राप्त आय करता है। रिसिप्ट फ्रॉम द फॉरेन, जो रिसिप्ट फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज होता है, और उस फॉरेन कंट्रीज की रिसिप्ट को जब हम जीडीपी में जोड़ देते हैं तो हमें जीएनपी निकल आता है। तो अब क्या हुआ, फार्मूला क्या बन जाएगा, मैंने सारी पॉइंट को देखिए जोड़िए, तो अब आपके पास हो जाएगा जीएनपी इक्वल टू, मैंने आपके साथ अभी सारे पॉइंट डिस्कस किए। तो पहला पॉइंट था वेज एंड सैलरीज, पहला जो था वेज एंड सैलरीज, मैंने इस पे बात किया। फिर मैंने बात किया प्लस रेंट, प्लस मैंने बात किया रेंट पर, प्लस रेंट मैंने बोला मकान का हो सकता है, दुकान का हो सकता है, ठीक है, तो फैक्ट्री का हो सकता है, लैंड का हो सकता है, तो रेंट कई प्रकार का होता है, उस सारे रेंट को हमने इसमें समाहित कर दिया है। प्लस आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ब्याज, ठीक है, ब्याज भी मैंने आपको बताया। डिविडेंड्स लाभांश, डिविडेंड्स लाभांश, प्लस आपके पास क्या होता, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड आपके पास कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, प्लस मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, प्लस डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्लस डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास, मूल्यह्रास, प्लस आपके पास है नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड या फॉरेन कंट्री, दैट इज कॉल्ड जीएनपी। तो ये जीएनपी का फार्मूला बन जाएगा। अगर आपने याद किया तो इसी को डिफाइन कर देना होता है। देखो यही चीज को आप एग्जाम में डिफाइन कर दोगे और आप अच्छे से जान जाओगे। तो ये आपका क्या कहलाएगा, जीएनपी। अब मैंने क्या बोला था कि नेशनल इनकम क्या होती है, एनएनपी होती है। तो एनएनपी होती है, तो ये जो डेप्रिसिएशन है
प्लस में है, आपने देखा होगा यहाँ प्लस सिंबल लगा है, इस प्लस सिंबल को केवल माइनस में काट दीजिए। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को आपको माइनस कर देना पड़ेगा और आपको एनएनपी प्राप्त हो जाएगा। और यही एनएनपी आपकी क्या कहलाएगी, यही आपकी एनएनपी कहलाएगी नेशनल इनकम बाय द इनकम मेथड कहलाएगी। ठीक है, यानी आप इनकम मेथड से नेशनल इनकम आप इस प्रकार से काउंट कर सकते हो। तो ये मैंने आपके साथ आज डिस्कस किया एक टॉपिक कि हम नेशनल इनकम को इनकम मेथड से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप अपने प्रश्न पूछिएगा।